नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और 22 के महासमर में बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन की कि कैसे बीजेपी उन सीटों पर अपनी बिसात बिछा रही है जिनसे 2017 में जमीन मिली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और 22 के समर में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हर मोर्चे पर बीजेपी ने अपनी रणनीति को तैयार किया है। साथ ही बात प्रियंका के टूटते प्रण की भी। लेकिन बात सबसे पहले पश्चिम में बीजेपी के प्लान की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। सीएम ने डोर टू डोर कैंपेन किया है, साथ ही लोगों से वोट की अपील की है। सहारनपुर में भी पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने मोर्चा संभाला। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने देहात विधानसभा में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता लगातार जमीन पर उतरे हुए हैं। स्वतंत्र सिंह की अगर हम बात करें तो कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गाजियाबाद पहुंचे, जहां साहिबाबाद में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के विजन के साथ एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में समर्थन मांगा। तो ये दो तस्वीरें। सहारनपुर पहुंचे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने गुंडा राज को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव के नारे पर भी तंज कसा है। यह भी पूछ लिया है कि अखिलेश आकर क्या करेंगे। तो अखिलेश यादव पर भी स्वतंत्र सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश क्या करेंगे आकर, और गुंडा राज जो समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान रहा है ऐसा उन्होंने कहा है और उस पर आरोप भी लगाए। तो बाहर आकर आजम खान अराजकता लाएंगे, अखिलेश आकर क्या करेंगे, ऐसा स्वतंत्र सिंह ने कहा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की जय। सहारनपुर पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और ये लोग जिन्ना की मूर्ति लगाएंगे यहां, ऐसा उन्होंने कहा है। राम मंदिर पर क्या बुलडोजर चलाएंगे, ये भी स्वतंत्र सिंह ने कहा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारत। जो अराजकता फैलाते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो माहौल खराब करते हैं, जो जेएनयू में नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये लोगों की जरूरत नहीं देश में है। ये लोगों की जरूरत नहीं है यूपी में। मुसलमान हिंदू मतलब मैं आवाज़ देता हूं तो मुसलमान को देता हूं और हिंदू को भी देता हूं। ये 20 आप दूसरे नज़रिए से मत देखिए। वो लोगों के खिलाफ है 20 से 80 जो अराजकता फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जो माहौल खराब करते हैं। बीजेपी मिशन पश्चिम पर है, वो ही पश्चिम जहां बीजेपी को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने ऐसी रणनीति बिछाई है कि पश्चिम की हवा बदली सी नजर आ रही है। शनिवार को अमित शाह तो रविवार को यूपी बीजेपी ने तिगड़ी पश्चिम की चुनावी हवा को बदलने में अब लगी हुई है। तो वहीं विपक्ष अब विरोधी गोरखपुर में भी सेंधमारी करने की कोशिश में लगे हैं। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में है। कैराना से अमित शाह ने कैंपेन की शुरुआत की तो नड्डा और योगी भी प्रचार का आरंभ कर चुके हैं। ऐसे में सीएम योगी समेत यूपी बीजेपी की तिकड़ी पश्चिम के मोर्चे पर है। गाजियाबाद में सीएम ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। सहारनपुर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मोर्चा संभाला, डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क किया और मुजफ्फरनगर में केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली।
दरअसल बीजेपी चुनाव से पहले इंटेलेक्चुअल क्लास को अपने साथ लेना चाहती है, जिसके चलते इस तरीके के सम्मेलन पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। रही बात गाजियाबाद के सियासी समीकरण की, तो लगभग 28 लाख मतदाता 5 विधानसभाओं के नीति और रणनीति तय करेंगे, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में लगातार उतर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजियाबाद की कमान संभाली है। अगर साहिबाबाद की बात की जाए तो यहां से जो विधायक रहे हैं सुनील शर्मा, उन्होंने सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी और अब एक बार फिर उसी जीत को हासिल करने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रथ यात्रा में शामिल हुए थे और वो शहर विधानसभा में आए थे। गन और गन्ना की रणनीति के साथ 80 और 20 के बवाल के बीच बीजेपी ने पश्चिम को साधने की पूरी रणनीति तैयार की है। ऐसे में गाजियाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर बीजेपी की रणनीति का अहम केंद्र है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी के लिए मुफीद रहे हैं, तो गाजियाबाद जिले की तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही बीजेपी के निशाने पर हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी रणनीति के साथ पश्चिम के मोर्चे पर उतरी है। कैराना में व्यापारियों और हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कैराना से टिकट दे दिया। बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, लोनी में, मुरादाबाद में, अमरोहा में एक लंबी फेहरिस्त है। देखते जाइए किस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। यह उनकी सोच बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए हर एक तबके को प्रतिनिधित्व भी दिया है, लेकिन साथ साथ राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कोई समझौता भी नहीं किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम के किले को मजबूती देने में लगे हैं, तो विरोधी गोरखपुर में अपना गणित सेट कर रहे हैं। शुभावती शर्मा के जरिए समाजवादी पार्टी अपनी मोर्चेबंदी में लगी है। माना जा रहा है कि उपेंद्र शुक्ल की पत्नी को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी का दावा है, समाजवादी पार्टी की रणनीति का गोरखपुर के गणित पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोगी भी इसी रास्ते जाते हैं, हमारे दरवाजे पर आते नहीं कि बच्चे कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। किसी नेता के इधर उधर जाने से कोई प्रभाव यहाँ गोरखपुर में नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल तन मन धन के साथ खड़ी है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी जितना सोची है वो उससे हम अधिक सीटें जीत के पुनः एक बार एनडीए की सरकार हम लोग 2022 में बनाएंगे। मोर्चेबंदी के मामले में बीजेपी की रणनीति साफ है। दिग्गज नेता मैदान में उतरकर विरोधियों का गणित बिगाड़ रहे हैं, तो मजबूत किले पर पार्टी कार्यकर्ता पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में जहां विरोधी दल अब तक अपनी ही रणनीति में उलझे हैं, तो बीजेपी ने 22 के महासमर को फतह करने की बिसात बिछा दी है। टीम न्यूज़ स्टेट। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी ग्रेटर नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन की कमान संभाली। घर घर जाकर लोगों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया है और डिप्टी सीएम ने विपक्ष को माफियाओं को बढ़ावा देने वाला करार दिया है, तो वहीं एक बार फिर यूपी में जीत का दावा किया है। तो आपको बता दें 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आएगा, ऐसा दिनेश शर्मा ने कहा। और नोएडा में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील की है। आज आकर्षण भारतीय जनता माफियाओं को और अराजक तत्वों को अपने करीब लाना ये चिंताजनक है। और मैं समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आज आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, उसका प्रमुख कारण यही है कि योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, जो किसानों के लिए, जो छात्रों के लिए, जो कोरोना का मैनेजमेंट और जो विभिन्न प्रकार के जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं, उसका लाभ आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। मुझको लगता है कि बीजेपी 50% से ऊपर वोट पाएगी और 10 मार्च को बीजेपी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। और ये तीनों चारों दल मिला के सपा, बसपा, कांग्रेस, MIM, इन सब का जो योग होगा वो आप निश्चित मानिए वो 3 डिजिट में नहीं हो पाएगा।
पश्चिम में बीजेपी के फोकस की वजह क्या है? वो सीटें जो बीजेपी को फिर से सत्ता दिला सकती हैं, जिन्होंने 2017 में बड़ी भूमिका निभाई थी, मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। इसके अलावा 2013 में दंगों का एपिसेंटर बने थे। तो चारों जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है और विकास की योजनाओं से वोटर्स को साधने का खाका भी खींचा जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा और योजनाओं पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस लगातार बना हुआ है। तो वहीं बीजेपी के कैंपेन की रणनीति में दिग्गजों से लेकर साधारण कार्यकर्ताओं तक हर कोई अहम जिम्मेदारी के साथ अब मैदान में है। ऐसे में महिला ब्रिगेड भी मोर्चे पर है। तो महिला ब्रिगेड को लेकर क्या है बीजेपी की रणनीति और कैसे बीजेपी इस रणनीति को धार दे रही है, देखिए। बीजेपी ने 22 के महासमर के मोर्चे पर महिला ब्रिगेड को भी मैदान में उतार दिया है। हाल ही में यादव परिवार से बीजेपी परिवार में शामिल हुई मुलायम की बहू अपर्णा यादव की मौजूदगी में कांग्रेस की विधायक रही अदिति सिंह और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य को पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसके बाद दोनों ने पुरानी पार्टी की पोल खोली। अधिकतर जो हमारी योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए हैं और जो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो पेंशन योजना हो, आप सबको पता है कि 500 से लेके 1000 कर दिया गया है हमारा पेंशन स्कीम, चाहे वो श्रमिक कार्ड धारकों के लिए जो योजना है जो पैसे सीधे उनके खाते में जा रहे हैं, महिलाओं को एक अलग सम्मान दिया है सरकार ने। खुद एक महिला होने के नाते और ज्यादातर मैं इंटरेक्शन अपने क्षेत्र में भी महिलाओं से। बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने लखनऊ में डोर टू डोर प्रचार की कमान भी संभाल ली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ अपर्णा यादव ने भी कैंपेन किया, लोगों से वोट की अपील भी की। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, क्योंकि यहाँ पे बहू बेटियां सब सुरक्षित हैं, आप लोग विजयी श्री का आशीर्वाद देते हुए भाजपा की फिर से सरकार बनाइए। भाजपा सरकार ने किया है महिलाओं के लिए, जाहिर सी बात है किसी और सरकार ने नहीं किया। साक्ष्य सबूत आपके सामने है। जैसे जो मैंने कहा, योजनाएं जो भी आ रही हैं, चाहे वो राशन योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, ये सारी घर की महिलाओं के नाम आ रही हैं। जो लोग कहते हैं कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मेरा अखिलेश जी से सवाल है, क्या अपनी सरकार में वो 1 महीने में 300 घंटे बिजली भी दे पाते थे? वो 300 यूनिट बिजली फ्री क्या देंगे? जिनके जमाने में बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी, मैं मीडिया के मित्रों से कहता हूं, निकालिए पुरानी रिकॉर्डिंग, कपड़े सूखने डाले होते थे तारों पर, ये सपा की सरकार के समय थे। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से महिला वोटर्स को साधने के लिए घर घर दस्तक दी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के महिला कार्ड की काट को लेकर बीजेपी ने महिला मोर्चा को मैदान में किया है। महिला मोर्चा के जरिए बीजेपी उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, हर घर राशन के फायदे बताएगी। बीजेपी उन योजनाओं को महिला वोटर्स के बीच में रखेगी जो उनसे सीधा सरोकार रखती है। महिला सुरक्षा को योगी सरकार में प्राथमिकता भी महिला मोर्चा के मुद्दे की लिस्ट में है। महिलाओं के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने की बात हो, पेंशन और श्रम कार्ड का फायदा हो, तमाम काम बीजेपी हर घर तक पहुंचाने की रणनीति के साथ मैदान में है। ऐसे में कोशिश है साइलेंट वोटर को साइलेंट तरीके से साथ लिया जाए। टीम न्यूज़ स्टेट। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की इस लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रियंका की प्रतिज्ञा धराशायी होती नजर आई है, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी ने निशाना साधा है। यूपी की दावेदारी को लेकर भी प्रियंका निशाने पर है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी आशा है कि ये पहला नहीं होगा और इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं को और राजनीति में महिला की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाए। 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। यूपी में लड़ाका लड़कियां, 40% लड़कियों के दम पर यूपी में सत्ता पाने का ख्वाब, महिलाओं को सत्ता में भागीदारी, प्रियंका के ये वो दावे हैं जो महज यूपी में लागू हैं। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर यूं कह लीजिए उत्तराखंड कांग्रेस की लिस्ट में
प्रियंका के इन दावों की पोल खुल जाती है। डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं है। हर राज्य की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं, अपने अलग चुनावी समीकरण होते हैं, और टुवर्ड्स द एंड आकर प्रियंका जी ने ये नारा दिया या इस तरह की बात कही। और लगातार जो महिला संघर्षरत हैं, पार्टी का अपना सर्वे होता है, उसमें विजिबिलिटी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको सरकार बनानी है तो आपके पास अच्छी खासी संख्या होनी चाहिए। तो ऐसे सर्वे में अगर महिलाओं के बेहतर नहीं रिपोर्ट्स आ पाई तो उसमें पार्टी क्या कर सकती है। कांग्रेस ने पहाड़ की सियासी चढ़ाई के लिए पहली लिस्ट में जिन 53 दावेदारों पर दांव खेला है, इनमें महज 3 महिला उम्मीदवार हैं। मसूरी सीट से गोदावरी थापली, भगवानपुर सुरक्षित सीट से ममता राकेश, रुद्रपुर सीट से मीना शर्मा पर कांग्रेस ने दांव खेला है। उत्तराखंड बीजेपी ने पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। बीजेपी ने 59 में से 6 महिला दावेदारों को टिकट दिया, यानी कांग्रेस के महिला दावेदारों से दोगुना। दोनों ही पार्टियों को अगर देखा जाए तो 33% महिलाओं की भागीदारी के आसपास भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है साइलेंट वोटर को साधने का, वो भी यूपी में उत्तराखंड की दावेदारी पर खामोशी है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जो लड़की हो लड़ सकती हो का नारा दिया था, वो उत्तराखंड में आते आते ही औंधे हो गया। कल जब 53 कैंडिडेट्स की लिस्ट कांग्रेस ने रिलीज करी तो उसमें मात्र 3 महिलाओं को जगह दी। तो सीधा साबित होता है कि कांग्रेस कभी महिला हितों के बारे में सोच ही नहीं सकती, ना ही वो महिला प्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने वाली है। हमने कुछ दिन पहले देखा किस तरह सरिता आर्य जी ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। कांग्रेस की दोहरी नीति को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में प्रियंका की पिंक पॉलिटिक्स को समझना जरूरी हो जाता है। यूपी में प्रियंका को पता है सत्ता नहीं मिलेगी, वादों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दो। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस टक्कर में है, सत्ता की दावेदारी में है। ऐसे में वादों को लेकर कांग्रेस सजग है। आखिर पहाड़ की लड़कियां पूछती हैं, वो क्यों नहीं लड़ सकती? टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तर प्रदेश का सियासी समर इस बार थोड़ा अलग है। पहले जहां मुस्लिम समुदाय के वर्ग के वोटों के लिए जोर आजमाइश होती थी, तो वहीं इस बार बात दबी जुबानी के साथ हो रही है। बीएसपी अपने पुराने समीकरणों को बिठाने में लगी है। गद्दी की चाहत में एम फैक्टर पर दांव चल रही है। देखिए। विधानसभा चुनाव का रथ अपने पथ पर है। चुनावी हुंकार, विरोधियों पर ललकार जारी है। गद्दी को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन जारी है। चुनावी शोर में हिंदुत्व को दबाने की रणनीतिक कोशिश अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के यूथ ब्रिगेड ने की है। यादव, मुस्लिम और जाट फैक्टर से जीत सेट की जा रही है। सेट कुछ यूं कि अगर मुस्लिम यादव और जाट मुस्लिम ने एकता दिखाई तो फतह, समीकरण बिगड़े तो मार। और इसी ग्राफ को गिराने के लिए मायावती ने अपनी सेना तैयार कर दी है। अपनी चुनावी रणनीति में माहिर मानी जाने वाली बीएसपी अपने उन इक्को को मैदान में लाई है जो उसके लिए वोट का प्रतिशत तो बढ़ाएंगे, साथ ही अखिलेश की परेशानी भी बढ़ाएंगे। दरअसल बीएसपी ने पहले चरण के लिए 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें पार्टी ने 15 सवर्ण, 10 ब्राह्मण, 15 ओबीसी और 14 मुसलमानों को टिकट दिया था। शनिवार को बीएसपी ने यूपी विधानसभा के दूसरे चरण की 55 में से 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इन 51 नामों में 3 महिलाएं और 21 मुस्लिम चेहरे हैं। इसके अलावा एक यादव और एक वैश्य और एक ब्राह्मण को भी मैदान में उतारा गया है। यानी बीएसपी अखिलेश के उस मजबूत वोट बैंक पर चोट कर रही है जो हमेशा से ही उसकी जीत में सबसे अहम रहा है। बीएसपी ने जिन सीट पर जिस नाम को आगे किया है वो बेहट से रईस मलिक, नकुड़ से साहिल खान, गंगोह से नोमान मसूद, नजीबाबाद से शहनवाज आलम, बढ़ापुर से मोहम्मद गाजी, धामपुर से कमाल अहमद, चांदपुर से डॉक्टर शकील हाशमी, नूरपुर से हाजी जियाउद्दीन अंसारी, कांट से आफाक अली खान, ठाकुरद्वार से मुजाहिद अली, मुरादाबाद देहात से अकील चौधरी, मुरादाबाद नगर से इरशाद हुसैन सैफी, कुंदरकी से हाजी चांद बाबू मलिक, असमौली से रफातुल्ला उर्फ नेता छिद्दा,
संभल से शकील अहमद कुरैशी, गुन्नौर से फिरोज, चमरौवा से अब्दुल मुस्तफा हुसैन, रामपुर से सदाकत हुसैन, नौगांव सादात से सादात खां उर्फ टाटा, अमरोहा से मोहम्मद नावेद अयाज, सहसवान से हाजी विट्टन मुर्सद, शेखुपुर से मुस्लिम खां, तिलहर नवाब से फैजान अली खां। मायावती का एम फैक्टर इस बार सिर्फ उम्मीदवारों के नाम तक नहीं दिख रहा, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उन्हें तवज्जो दी जा रही है। मायावती ने इस चुनाव में भी न सिर्फ 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया है, बल्कि यूथ फैक्टर का तड़का भी लगाया है। अब ये विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जातिगत समीकरणों के आधार पर फिलहाल पहली और दूसरी सूची में बीएसपी भी अन्य राजनीतिक दलों से कदम ताल मिलाती हुई नजर आ रही है और ये अखिलेश के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो 22 का महासमर में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।